ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं इटर्न क्लासेस साउथ कोरियन सीरीज का। पिछले करीब 3 महीने से भी ज़्यादा समय से मैंने किसी भी के ड्रामा का रिव्यू नहीं किया था। हालांकि बीच में मैंने 2 साउथ कोरियन मूवीज़ के रिव्यू किए थे। अभी तक हमने हमारे चैनल पर 7 साउथ कोरियन मूवीज़ के और 6 के ड्रामास के रिव्यू किए हुए हैं और इटर्न क्लास को पकड़कर ये संख्या 7 हो जाएगी, यानी 7 साउथ कोरियन मूवीज़ और 7 के ड्रामास। देखिए मैंने अभी तक जितना भी कोरियन कंटेंट का रिव्यू किया हुआ है, विशेषतः जो के ड्रामास के मैंने रिव्यू किए हुए हैं ना, उसमें मैंने एक बात आपको कई बार बोली है, बार बार बोली है कि भाई मुझे कोरियन कंटेंट देखने के बाद में सच में ईर्ष्या होती है उनका कंटेंट देखकर। और आज इटर्न प्लस को देखकर फिर से मुझे आज वही बात बोलनी पड़ेगी और ये बोलना आवश्यक है। बार बार ये बातें बोलना बहुत आवश्यक है। देखिए आप, एक तो उनका कंटेंट देखकर मुझे अंदर से बहुत ईर्ष्या होती है और उसी समय साथ में ही जब मैं हमारे देश के फिल्म मेकर्स की मानसिकता के बारे में सोचता हूं ना कि भाई हमारे देश के फिल्म मेकर्स हमारे देश को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, हमारे फिल्मों के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से, कला और साहित्य के क्षेत्र के माध्यम से, ये देखकर सच में अंदर से बहुत बहुत पीड़ा होती है। देखिए कोरियन कंटेंट में, विशेषतः के ड्रामाज में, जीवन के जो आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं, परंपराएं होती है, सभ्यता, फैमिली वैल्यूज, इन बातों को जिस प्रकार से सम्मान के साथ दिखाया जाता है ना, वैसी बातें, वो सब बातें मुझे याद नहीं मैंने पिछली बार किस भारतीय फिल्म में देखी थी। हाँ, कुछ तेलुगु फिल्मों को आप छोड़ दीजिए, बाकी ज़्यादातर हमारे देश के आजकल जितनी भी फिल्म मेकर्स हैं ना, चाहे वो किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के हो, ये बोलते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है। हमारे देश के फिल्म मेकर्स ज़मीन से पूरी तरीके से टूटते जा रहे हैं और बस अपने आप को वोक, लिबरल और वेस्टर्न दिखाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। लोगों की छोटी छोटी इमोशंस को, भावनाओं को तक वो समझ नहीं पा रहे। भाई बड़े बड़े आदर्श, मूल्य, सभ्यता, परंपराएं, फैमिली वैल्यूज, इन बातों को छोड़ दीजिए। जो सिंपल सी मैनर्स जो होते हैं ना, जो छोटी छोटी कॉमन सेंस की बातें होती है, जो सिंपल से मैनर्स होते हैं, उनको तक सही तरीके से हमारे फिल्मों में, हमारे देश की फिल्म मेकर्स नहीं दिखा पा रहे हैं और ये देखकर सच में अंदर से बहुत पीड़ा होती है। और देखिए अगर हम जमीनी सच्चाई की बात करें ना, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि साउथ कोरिया की अपेक्षा आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या कई गुना ज़्यादा है जो अपने रूट्स के साथ, परंपराओं के साथ जुड़े हुए हैं, जो फैमिली वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। पर हमारे देश के फिल्म मेकर्स उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हमारे देश के फिल्म मेकर्स को बस टॉक्सिक पेट्रियार्कल सोसाइटी दिखानी है। हाँ? हम कैसे पिछड़े हुए, रिग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट वाले लोग हैं। बस अपने आप को वोक और लिबरल दिखाने के चक्कर में हमारे देश के फिल्म मेकर्स पड़े हुए हैं। बाकी साउथ कोरिया की ज़मीनी सच्चाई क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पर इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो साउथ कोरियन फिल्म इंडस्ट्री है वो ऐसे लोगों के हाथ में है जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो मानवीय भावनाओं को समझते हैं, जो इमोशंस को, सभ्यता को, परंपराओं को, इनका महत्व जो समझते हैं। और दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इटर्न क्लास ये एक ऐसी सीरीज़ है, इसके बारे में जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई हमारे देश के फिल्म मेकर्स के साथ में आखिर प्रॉब्लम क्या है। ये सारी बातें आज आपकी क्लियर होने वाली है, तो ये वीडियो आप आखिर तक प्लीज़ पूरा ज़रूर देखना। अब दोस्तों इस सीरीज की कहानी के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। एक कहानी की शुरुआत में आपको बताऊंगा और आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अगर इस कहानी के ऊपर कोई भारतीय फिल्म मेकर फिल्म या सीरीज बनाता है तो वो इस कहानी को किस दिशा में लेकर के जाएगा, इस कहानी का एंडिंग वो कैसा रखेंगे। बस ये आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो कहानी ऐसी है, एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का ओनर है जो निगेटिव कैरेक्टर है, विलन है, बहुत अहंकारी है और उस कॉर्पोरेट कंपनी में एक एम्प्लॉय है जो वर्षों से वहां पर ईमानदारी से काम करते आया है। अब एक दिन कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि उस कॉर्पोरेट कंपनी का वो जो ओनर है, विलन, वो उस ईमानदार एम्प्लॉय को और उसके बेटे को घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए कहता है। वो ईमानदार एम्प्लॉय और उसका बेटा मना कर देते हैं कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, हम घुटने टेक कर माफी नहीं मांगेंगे, और वो एम्प्लॉय उस कंपनी से रिजाइन करके चला जाता है। इसके बाद में उस कॉर्पोरेट कंपनी के ओनर का जो बेटा है उसके हाथों उस ईमानदार एम्प्लॉय की हत्या हो जाती है। अब इसके बाद में वो जो एम्प्लॉय का बेटा है वो उस कॉर्पोरेट कंपनी के ओनर से और उसके बेटे से बदला चाहता है, रिवेंज चाहता है अपने पिता की हत्या का। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ऐसी कहानी का एंडिंग कैसा होगा अगर भारत में इस कहानी के ऊपर कोई फिल्म मेकर फिल्म बनाता है, सीरीज बनाता है, तो उसकी एंडिंग कैसी होगी। देखिए मैंने जितना स्टडी किया हुआ है भारतीय फिल्मों को, जितनी मैंने देखी है, उस आधार पर एक सिंपल सा एंडिंग होगा। देखिए वो जो ईमानदार एम्प्लॉय का बेटा है
उसे बहुत सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होगा, वो गरीबी के कारण बहुत सामाजिक प्रताड़ना उसकी होगी, झेलना पड़ेगा उसे। और उसकी इस सामाजिक प्रताड़ना को झेलने को, गरीबी को रोमांटिसाइज किया जाएगा और उसके बाद में वो बड़ा होकर क्रिमिनल बन जाएगा, गैंगस्टर बन जाएगा या किसी गलत मार्ग पर जाएगा और फिर कानून को हाथ में लेकर वो उस कॉर्पोरेट कंपनी के ओनर की और उसके बेटे की हत्या कर देगा। मतलब यही सबसे पहले दिमाग में, तो आपके भी दिमाग में यही आया होगा, बराबर ना। और ये कोई मैं कपोल कल्पित बातें नहीं बता रहा हूँ, ये जो मैंने कहानी की शुरुआत आपको बताई, इससे मिलती जुलती कहानियों पर बनी कई सारी फिल्में आपने हमारे देश में देखी होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी नहीं, पर जहाँ पर कोई मिल मालिक है, कारखाने का कोई मालिक है, उसे बहुत क्रूर दिखाया गया है, वो अपने एम्प्लॉयज़ पर, अपने मिल में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ पर बहुत अत्याचार करता है। जिसके बाद में उसी मिल में काम करने वाला कोई एम्प्लॉय है, वो कानून को अपने हाथ में लेता है और उस मिल मालिक की हत्या कर देता है। 80-90 के दशक में आपने ऐसी कई सारी फिल्में देखी होंगी और वहां पर उस मिल मालिक के, कारखाने के मालिक के हत्या को सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत प्राउडली दिखाया गया था। और केवल 80-90 के दशक में ही नहीं, उसके बाद भी आज तक भी आपने ऐसी कई सारी फिल्में देखी होंगी। गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर के, केजीएफ से लेकर के अभी हाल ही में आई हुई द व्हाइट टाइगर का आप उदाहरण लीजिए, जहां पर इसी प्रकार की एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, कम्युनिस्ट मानसिकता को प्रमोट किया हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, इटर्न क्लास की कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसी ही है, पर इस कहानी को आगे वो जहां पर लेकर के गए हैं, जिस दिशा में लेकर के गए हैं ना, वो देखने के बाद में आपको सच में एक हृदय को शांति मिलेगी, मैं यही कहूँगा। चलिए इसकी कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे इस इटर्न क्लास सीरीज का जो लीड कैरेक्टर है उसका नाम है पार्क सेरोई। पार्क सेरोई के पिता ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हुए हैं बचपन से ही। जीवन में आदर्शों का, मूल्यों का क्या महत्व होता है, ये उन्होंने उसे समझाया हुआ है। और पार्क सेरोई भी अपने पिता के इन्हीं आदर्शों को, इन्हीं मूल्यों को आंखों के सामने रखते हुए उनके अनुसार ही जीवन जीता है। ना वो किसी पर अन्याय करता है, ना किसी का अन्याय वो सहन करता है और ना ही अन्याय के सामने वो घुटने टेकता है। अब ऐसा है, जो पार्क सेरोई है उसे युवावस्था में ही स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि जब वो एक बहुत बड़े स्कूल में पहले दिन गया था तो वहां पर जाने के बाद में उस स्कूल के चेयरमैन का जो बेटा है उसे पार्क सेरोई ने घुसा मार दिया था। वो जो स्कूल के चेयरमैन हैं वो साउथ कोरिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी जेंगा कंपनी के भी चेयरमैन ओनर होते हैं। तो उनके बेटे को पार्क सेरोई ने पहले दिन घुसा मार दिया था, क्योंकि वो जो चेयरमैन का बेटा है वो स्कूल के एक बहुत ही कमज़ोर, निर्दोष, मासूम ऐसे छात्रों को परेशान कर रहा था, हैरेस कर रहा था, और ये पार्क सेरोई से देखा नहीं गया तो उसने उसे घुसा मार दिया। अब इसके बाद में वो जो जेंगा कंपनी के चेयरमैन हैं वो वहाँ पर आते हैं और पार्क सेरोई के जो पिता है वो खुद भी जेंगा कंपनी में ही काम करते थे, बहुत ईमानदारी से वो वर्षों से वहाँ पर काम करते आए हैं। तो ये जो जेंगा कंपनी के ओनर है वो पार्क सेरोई को और उसके पिता को अपने सामने घुटने टेककर माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। तो पार्क सेरोई को ये बिल्कुल भी सहन नहीं होता, वो घुटने टेकने से मना कर देता है और वहीं पर फिर पार्क सेरोई के पिता भी बड़ी ही नम्रता के साथ में रिज़ाइन कर देते हैं, कंपनी को छोड़ देते हैं और वो दोनों ही वहाँ से फिर स्कूल से भी उसे निकाल दिया जाता है, पार्क सेरोई को। अब इसके बाद एक रात्रि को चेयरमैन का बेटा शराब पीकर लापरवाही से गाड़ी चला रहा होता है और ऐसे में पार्क सेरोई के पिता उसकी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। चेयरमैन का बेटा उन्हें देखता है पर फिर भी उन्हें हॉस्पिटल तक नहीं ले जाता और वहाँ से गाड़ी छोड़कर वो भाग जाता है। पार्क सेरोई को बहुत गुस्सा होता है और क्रोधित होकर वो चेयरमैन के बेटे को बहुत पीटता भी है, पर करप्ट सिस्टम के कारण और एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट कंपनी के वो ओनर होते हैं, जेंगा कंपनी के उनका बेटा है वो, तो न्याय व्यवस्था उसे सज़ा नहीं सुनाती है, उल्टा किसी ड्राइवर को वगैरह किसी और को ही दोषी ठहरा दिया जाता है और उल्टा चेयरमैन के बेटे को मारने के लिए पार्क सेरोई को ही, जिसके पिता की मृत्यु हुई है, उस पार्क सेरोई को ही 3 वर्ष की सज़ा सुना दी जाती है। अब 3 वर्षों के बाद में जब पार्क सेरोई जेल से बाहर आता है उसके बाद 7 वर्षों तक वो छोटे मोटे काम करता है, कहीं पर शिपिंग बोट पर, फैक्ट्री में वगैरह, जहाँ काम मिले वो 7 वर्षों तक काम करता है। एक तो वैसे भी वो जेल जा चुका था, ऊपर से उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए छोटे मोटे उसे ऐसे काम करने पड़ते हैं। और 7 वर्षों के बाद में, मतलब 3 वर्ष की जेल और उसके बाद 7 वर्षों तक छोटे मोटे काम, 10 वर्षों के बाद में वो एक छोटा सा बार रेस्टोरेंट खोलता है थानबाम नाम का। और पार्क सेरोई उस समय एक सपना देखता है, हम उसे सपना भी नहीं कह सकते, वो उस समय एक दृढ़ निश्चय करता है कि वो उसके इस थानबाम पब की, उसके इस बार रेस्टोरेंट की पूरी एक फूड चेन शुरू करेगा और जेंगा कंपनी से भी बड़ी कंपनी बनकर दिखाएगा, कोरिया की नंबर 1 फूड कंपनी वो बनकर दिखाएगा। तो दोस्तों ये थी इटर्न क्लास की बेसिक कहानी। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने शुरुआत में वो प्रश्न आपसे क्यों पूछा था कि अगर ऐसी कहानी की शुरुआत होती है तो हमारे भारतीय फिल्म मेकर्स उस कहानी को कहाँ लेकर के जाएंगे, उस कहानी का एंडिंग वो कैसा रखेंगे।
तो देखिए, जैसे कि हमने भारतीय फिल्में देखी हुई है, उनमें से ज़्यादातर भारतीय फिल्मों में एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाता है। चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, सिस्टम हो, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हो, इनके विरुद्ध एनार्की को, कैओस को, अराजकता को, विद्रोह को ग्लोरीफाई किया जाता है। और इन सब बातों की आड़ में क्रिमिनल बनने को, टेररिस्ट बनने को जस्टिफाई किया जाता है। ये हमने ज़्यादातर भारतीय फिल्मों में देखा हुआ है। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, इटर्न क्लास को मैं एग्जैक्टली एंटी कम्युनिस्ट कहूंगा हर प्रकार से। इस कहानी का आप कोई भी पहलू उठाकर देख लीजिए। अब दोस्तों, यहां पर पार्क सेरोई का जीवन अगर हम देखें, इस कैरेक्टर को अगर हम देखें, तो जेंगा कंपनी के कारण उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है हर प्रकार से। वो स्कूल पूरा नहीं कर पाता, पढ़ाई उसकी पूरी नहीं हो पाती, उसके पिता की हत्या हो जाती है जेंगा कंपनी के ही कारण। उसके पिता को न्याय तो मिलता ही नहीं, ऊपर से उसे ही 3 वर्ष तक जेल में डाल दिया जाता है। जेल से बाहर निकलने के बाद में उसकी पढ़ाई पूरी नहीं थी, जेल में गया होता है, इस कारण से उसे अच्छी कोई नौकरी नहीं मिलती है, छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, इतनी सारी प्रताड़ना वो झेलता है। पर फिर भी वो क्रिमिनल नहीं बनता। मतलब वो कानून को हाथ में लेकर वो अपना जीवन बर्बाद नहीं करता है। फिर भी उसका जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण वो सकारात्मक है कि नहीं, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, भले ही कुछ भी पास्ट में हो गया हो, मैं अभी भी अपने जीवन को संवार सकता हूँ। और वो केवल खुद का ही जीवन नहीं संवारता, वो उसके साथ के लोगों का भी जीवन संवारता है, उनको अपने साथ ऊपर लेकर के जाता है। जैसे कि चोई का कैरेक्टर आप देखिए, जेल में वो उसके साथ में था, और चोई का कैरेक्टर कि भाई मैं तो गरीब हूँ, प्रताड़ित हूँ, हम पर तो अत्याचार हुए हैं, और हम तो जेल में आए हुए हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हमें कहाँ कुछ नौकरी मिलेगी, हमारा क्या हो सकता है, हमारी तो कोई लाइफ है ही नहीं, जेल से बाहर निकलने के बाद तो मुझे गैंगस्टर में जो हूँ वैसा ही मुझे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी प्रकार की निगेटिव मानसिकता है उसकी, जीवन की तरफ देखने का बिल्कुल नकारात्मक दृष्टिकोण। पर वहाँ पर पार्क सूरे उसे क्या कहता है, अगर तुम सोचते हो कि तुम अपने जीवन को नहीं बदल सकते तो तुम गधे हो, गधे जैसी मानसिकता है तुम्हारी। और पार्क सूरे वहां पर चोई से कहता है कि जीवन को बदलना हमारे हाथ में है, हमें हमारे जीवन को कहाँ लेकर के जाना है ये हमारे हाथ में है, भले ही पास्ट में कुछ भी हुआ हो। और वो ऐसा करके दिखाता है, चोई का जीवन वो बदल के दिखाता है। और इसके बिल्कुल विपरीत है, एग्जैक्टली अपोजिट है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। कम्युनिस्टों की विचारधारा अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा से ही जो गरीब और किसान है, गरीब किसान और मजदूर है, उनको बस वो यूज करते हैं। अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठकर वो गरीब किसान मजदूर इनको भड़काते हैं, उकसाते हैं अपने ही देश और सिस्टम के विरुद्ध। उनके हाथ में हथियार पकड़वाते हैं, और उनके हाथ में हथियार पकड़वा कर अमीर तुम्हारा खून चूस रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड तुम्हारा खून चूस रहा है, सिस्टम तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, वगैरह वगैरह बातें करके उनके हाथ में हथियार पकड़वा कर एक केओस की, अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना उनका मूल उद्देश्य होता है। यही बेसिक है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का, इसे कोई भी नकार नहीं सकता। और इसी कारण से अगर किसी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के विचारधारा पर आधारित फिल्म मेकर की फिल्म अगर आप या साहित्य अगर आप देखेंगे, सीरीज वगैरह आप देखेंगे, तो वहाँ पर भी आपको यही देखने को मिलेगा। किसी गरीब परिवार से आया हुआ कोई फिल्म का लीड हीरो होता है, कैरेक्टर होता है, उसकी गरीबी को रोमांटिसाइज किया जाता है, और सामाजिक प्रताड़ना के कारण फिर उसे क्रिमिनल बनना पड़ा है, टेररिस्ट बनना पड़ा है। इन बातों को जस्टिफाई किया जाता है, क्रिमिनल बनने को, टेररिस्ट बनने को जस्टिफाई किया जाता है, कानून को हाथ में लेने को ग्लोरीफाई किया जाता है, विद्रोह को, केओस को, अराजकता को, इन बातों को जस्टिफाई करना, ग्लोरीफाई करना, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है उनकी फिल्मों का, सीरीज का, साहित्य का। वहां पर आपको कहीं पर भी दूर दूर तक भी कोई भी सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को ही नहीं मिलेगा। पर दोस्तों, यहां पर हमारा पार्क सूरे का जो कैरेक्टर है वो केवल स्वयं का ही नहीं तो अपने साथ के लोगों का भी जीवन उन्नत करता है। और उसके पिता के द्वारा उसे दिए गए जो आदर्श है, मूल्य है, संस्कार है, उनके साथ चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी समझौता नहीं करता। वो बाहर के क्षणिक सुख की अपेक्षा, मतलब अभी मैं तुरंत कुछ गलत कर लूँ या कुछ शॉर्टकट अपना कर मैं तुरंत सक्सेसफुल हो जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, या फिर कल किसने देखा है आज मज़े कर लो, इस प्रकार की उसकी मानसिकता नहीं है। वो शॉर्टकट्स नहीं अपनाता, वो बाहरी सुख की, क्षणिक सुख की अपेक्षा अपने मूल्यों को, अपने आदर्शों को, अपने पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों को, अपनी फैमिली को, यानी उसकी ये जो थानबान पब की जो फैमिली है, उसके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उनको, लोगों को वो ज़्यादा महत्व देता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप देखिए दोस्तों, पार्क सूरे ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है। बेसिक जो अंग्रेजी होती है, जो बेसिक इंग्लिश के जो शब्द होते हैं वो तक उसे नहीं आते, कुछ भी नहीं बोलना आता उसे इंग्लिश। केवल उसे ही नहीं,
उसके साथ काम करने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं उनको तक इंग्लिश बोलना नहीं आता, और इस बात को कहीं पर भी फिल्म में किसी फनी वे में या इसका मजाक नहीं उड़ाया गया। बड़े प्राउडली इन बातों को दिखाया गया है कि हाँ, वो अपनी मातृभाषा बोलते हैं और अंग्रेजी आने से ही कोई सफल नहीं होता है। भले ही वो अनपढ़ है पर उसका जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण सकारात्मक है, एक पॉजिटिव नजरिया है उसके जीवन में, और इस कारण से वो अपने जीवन में सक्सेसफुल हो रहा है। वो मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, क्षणिक सुख को वो महत्व नहीं दे रहा, अपने आदर्शों पर, अपने मूल्यों पर, अपने पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों पर वो डटकर खड़ा है, और इस कारण से वो सफल हो रहा है। भले ही वो अनपढ़ है फिर भी इससे ये बात ये फिल्म दिखाती है। और केवल यही नहीं दोस्तों, वो 30 वर्ष से भी ज़्यादा उसकी आयु हो गई है, पर फिर भी अभी तक भी उसने किस तक नहीं किया हुआ, किसी को किस तक नहीं किया हुआ, डेट वगैरह तो वो छोड़ दीजिए, उसने किसी लड़की को किस तक नहीं किया हुआ। और इस बात को भी ये सीरीज बहुत प्राउडली दिखाती है। नहीं तो आजकल की हॉलीवुड की और बॉलीवुड की फिल्में आप देख लीजिए, हमारे देश के फिल्म मेकर्स की हाल ही में आई हुई वेब सीरीज वगैरह देख लीजिए, क्या दिखाया जाता है। वर्जिनिटी तोड़ना आजकल के बच्चों का जैसे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हो। हाँ, वर्जिनिटी तोड़कर ही वो जीवन में सफल हो सकते हैं, उसके बगैर तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, कितना जल्दी कौन वर्जिनिटी तोड़ता है, बस ये इस बात पर पूरा फोकस होता है। ज़्यादातर जो टीनेज ड्रामाज आए हैं हाल ही के समय में, देख लीजिए हॉलीवुड के बॉलीवुड के टीनेज ड्रामास क्या दिखाया जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इस सीरीज से हमारे देश के फिल्म मेकर सीख सकते हैं। इस सीरीज में एक किन्नर समुदाय का कैरेक्टर है, ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है, और पार्क सेरोई ने उसे अपने थानमाम पब का शेफ बनाया हुआ है। कुछ लोग विरोध भी करते हैं कि भाई तुमने इसे शेफ बना दिया है, ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है, हमारे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा, ये सही नहीं है वगैरह वगैरह। पर पार्क सेरोई उसके साथ डटकर खड़ा रहता है कि ये हमारे परिवार का हिस्सा है, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ। वो अपने परिवार को, अपने लोगों को ज़्यादा महत्व देता है। और यहाँ पर इस सीरीज के मेकर्स जो मैसेज देना चाहते हैं ना, वो सीधे हमारे हृदय तक पहुँचता है, क्योंकि इसके आड़ में उनका कोई दूसरा प्रोपेगेंडा नहीं था, एजेंडा नहीं था कि भाई सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना वगैरह वगैरह। नहीं तो हमारे देश के फिल्म मेकर्स अगर आप देखेंगे ना, तो हमारे देश के फिल्म मेकर्स किन्नर समुदाय के जो पात्र होते हैं उनका बस एक प्रकार से सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं। उनका बस अपना वन नाइट स्टैंड, फक बड़ी, सेक्स बड़ी, इसके साथ सो, उसके साथ सो, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, ओपन मैरिज वगैरह, ये उनका मेन फोकस होता है। इसके अलावा इस सीरीज में कृष्ण वर्णीय पात्र भी है, जिसके साथ जो भेदभाव वगैरह है, उसके कृष्ण वर्ण के कारण जो रेसिज्म वगैरह का मुद्दा है, उसे भी यहाँ पर उठाया है। पर उसे बस कुछ लोगों की गलत मानसिकता दिखाया है उन्होंने। ऐसा नहीं कि भाई अपने ही देश के नाम से छाती कुटी, अपने ही देश के संस्कृति के नाम से छाती कूट रहे हैं, हाय रे हाय टॉक्सिक पेट्रियार्की, हाय रे हाय हमारे देश की हजारों वर्ष की सभ्यता ही ऐसी है, इस कारण से हमारी ऐसी मानसिकता है, ऐसे ऐसे छाती कुटी नहीं गई। नहीं तो हमारे देश में अगर आप देखेंगे ना, जब उन्हें इस प्रकार से रेसिज्म के मुद्दे को, कृष्णवर्णीय लोगों के साथ जो भेदभाव, उससे भी जब ये उठाते हैं ना, तो हमारे देश के फिल्म मेकर्स क्या बोलते हैं कि हमारी हजारों वर्ष की सभ्यता ही ऐसी है, इस कारण से हम लोग ऐसे भेदभाव करते हैं। उनका उद्देश्य उनके साथ होने वाले भेदभाव को दिखाना नहीं होता, बस अपने देश के नाम से छाती कूटना है, टॉक्सिक पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना है, कैसे अपने देश को, अपने देश की संस्कृति को पिछड़ा हुआ दिखा सकते हैं, ये उनका मेन फोकस होता है, मूल उद्देश्य होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पात्र है इस सीरीज का, किम सेओन रे का। ये एक वृद्ध महिला है जो लोगों को ब्याज से पैसे देती है, और बहुत कठोरता के साथ, बहुत सख्ती के साथ वो लोगों से पैसे वसूल भी करती है। पर इसे कहीं पर भी निगेटिव वे में नहीं दिखाया गया। उल्टा एक सीन में वो एक शराबी पिता दिखाया है जो शराब वगैरह पीता है, घर में शराब की बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई है, तो उसके घर ये वृद्ध महिला पैसे वसूल करने के लिए जाते हैं कि तुमने उधार पैसे लिए हुए हैं, और वहाँ पर उस शराबी पिता का जो बेटा है वो भूखा बैठा हुआ है, रो रहा है, बिलख रहा है। पर फिर भी ये जो वृद्ध महिला है वो वहाँ पर उसके साथ कठोरता से व्यवहार करती है, उस शराबी पिता के साथ। शर्म नहीं आती तुम्हें? शराब पीने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, पर अपने बच्चे को तुम ढंग से खाना नहीं खिला सकते हो। इस मतलब यहाँ पर उस जो पिता है उसकी गरीबी को रोमांटिसाइज नहीं किया है उन्होंने, उसको खरी खोटी जो कठोर बातें सुनाना आवश्यक है वो उसे सुनाई है। और ये जो वृद्ध महिला पैसे वसूल कर रही है उसे भी निगेटिव वे में नहीं दिखाया गया। इसके बाद में वो जो शराबी पिता है वो अगले दिन या कुछ दिनों के बाद में आत्महत्या करने का प्रयास करता है, पर वहाँ पर भी डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को, गरीबी को रोमांटिसाइज नहीं करती ये सीरीज। वहाँ पर ये जो वृद्ध महिला है वो उस शराबी जो पिता है जिसने आत्महत्या की कोशिश की थी उसको दो खींच कर लगाती है, मारती है उसे। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ,
घर पर बेटा तुम्हारा है, वो भूखा बिलख रहा है, रो रहा है, शराब पीकर तुमने पैसे बर्बाद कर दिए, उधार ले लेकर शराब पी तुमने, और अभी तुम अपने बेटे को ऐसे ही छोड़कर मरने के बारे में सोच रहे हो। और वहां पर किम सेon रे, वो वृद्ध महिला, उस शराबी पिता को मेहनत करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए कहती है। और ये देखकर सच में मुझे बहुत खुशी हुई कि आज भी देखिए जो कोरियन फिल्म मेकर्स है वे मेहनत को, पुरुषार्थ को कैसे महत्व देते हैं, जीवन की तरफ देखने का कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण है। वे डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को, गरीबी को ज़बरदस्ती रोमांटिसाइज नहीं करते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि भाई साहूकार वगैरह सभी बहुत अच्छे होते हैं और वो बुरे होते ही नहीं। देखो अच्छे बुरे लोग, हर कोई साहूकार है इसी कारण से वो बुरा होता है, या मतलब अच्छाई बुराई कोई किसी व्यक्ति को देखकर वो, या वो क्या काम कर रहा है, कैसा है, इसको देखकर अच्छाई बुराई नहीं आती। वो किसी में भी हो सकती है, कहीं पर भी अच्छाई बुराई हो सकती है। पर डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को रोमांटिसाइज करना, गरीबी को रोमांटिसाइज करना, उसकी आड़ में क्रिमिनल बनने को, टेररिस्ट बनने को जस्टिफाई करना, ग्लोरीफाई करना, अनार्की को, केओस को, अराजकता को, विद्रोह को सेलिब्रेट करना, ग्लोरीफाई करना, ये गलत है। किसी कैरेक्टर को गलत दिखाना, ये इससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि भाई साहूकार के कैरेक्टर को कोई गलत नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर उसकी आड़ में क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बात महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा जोइसो का जो कैरेक्टर है, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, वो पात्र भी मुझे बहुत पसंद आया। पार्क सेरोई से वो ईमानदारी से प्रेम करती है, और उसके प्रेम के पीछे भी पार्क सेरोई का अच्छा स्वभाव ये कारण दिखाया है। कोई बाहरी केवल आकर्षण नहीं है, शारीरिक केवल आकर्षण नहीं था। पार्क सेरोई का जब वो स्वभाव देखती है, वो जिस प्रकार से लोगों को महत्व देता है, इस कारण से जोइसो को उससे प्रेम होता है। और ये बात मुझे वहाँ पर बहुत पसंद आई। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, अब आप कहेंगे यार कितनी महत्वपूर्ण बात है, पर हाँ इस सीरीज़ के कई सारे पहलू हैं। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, पर अब जल्दी जल्दी वीडियो मुझे कंप्लीट करना है। देखिए झुककर प्रणाम करना, अभिवादन करना झुककर, मतलब जो बड़ों का सम्मान करना, आदर करना, इन बातों को कितने प्राउडली वो कोरियन ड्रामाज में, कोरियन कंटेंट में वो प्रेजेंट करते हैं। इस पर उन्हें कोई वो शर्म, वो लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं कि भाई ये तो टॉक्सिक पेट्रियार्की है, हाँ ये पेरेंट्स, ये बुजुर्ग, ये समाज, इनके सामने क्या झुकना, हम तो बहुत मॉडर्न बन गए हैं, हाँ हम तो 4 मोर शॉट्स, हम तो शराब पियेंगे, ड्रिंक करेंगे, स्मोक करेंगे, पब में जाएंगे, हाँ हम तो बस बड़ों का आदर नहीं करेंगे। ये झुकना वगैरह क्या होता है, हाँ ये तो टॉक्सिक पेट्रियार्की है। हम तो पेरेंट्स को थप्पड़ मारेंगे, ये तो हमारे सपनों को कुचलने वाले मॉन्स्टर्स होते हैं पेरेंट्स। ये ज़्यादातर हमारी फिल्मों में देखने को मिलता है ना। और कई सारी वेब सीरीज़ वगैरह हाल ही में आई हुई, उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे शादी के बाद में जो दूल्हा दुल्हन है उनको ऐसे झुककर प्रणाम करते हुए दिखाया जाता है, और उसको बहुत ही घिनौने तरीके से दिखाया जाता है। थोड़ी देर के बाद में ऐसे 2-4 प्रणाम करते हैं तो कमर में दर्द होने लग गया, हाय रे हाय मुझे झुकना पड़ रहा है, हाय रे हाय टॉक्सिक पेट्रियार्की, हाय रे हाय ये ट्रेडिशंस, हाय रे हाय ये परंपरा, इसी नाम से छाती कूटी जाती है ना। पर आप कोरियन ड्रामास को अगर आप देखेंगे ना, बार बार कई बार वो अपने से बड़ा जब भी कोई उनके सामने आता है तो सबसे पहले वे झुककर अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भले ही सामने वाला व्यक्ति बुरा ही क्यों ना हो, पर वो अगर उम्र में बड़ा है तो उसे वे सम्मान देते हैं। यहाँ पर जेंगा कंपनी के जो ओनर है, निगेटिव कैरेक्टर है, बहुत अहंकारी है, सत्ता का बहुत, पावर का बहुत गर्व है, अहंकार है, घमंड है उसके अंदर। पर फिर भी पार्क सेरोई जब भी उनसे मिलने के लिए जाता है, या अन्य भी कोई जो कैरेक्टर्स है, जब भी जेंगा कंपनी के चेयरमैन से मिलने के लिए जाते हैं तो उनके सामने वो झुककर प्रणाम करते हैं। हालांकि पार्क सेरोई को कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी वो अभिवादन अवश्य करता है। हाँ घुटने नहीं टेकता, पर अभिवादन वो अवश्य करता है। और केवल यही नहीं, जब वो ड्रिंक करने का, शराब पीने का भी जो सीन है, अगर सामने कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ है तो डायरेक्टली उसके सामने मुंह करके नहीं पीते हैं, साइड में ऐसे मुंह करके अपना मुंह छुपा कर पिया जाता है। और ये वहाँ पर उनकी परंपरा है, और इसको वो बहुत प्राउडली दिखाते हैं। केवल इस सीरीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा भी मैंने जो के ड्रामा देखे हुए हैं वहाँ पर इन बातों को वो बहुत सम्मान के साथ दिखाते हैं। कितना आदर्शों को, मूल्यों को, संस्कारों को कैसे महत्व दिया जाता है। और यार मैं बार बार वही बातें बोल रहा हूँ, पर सच में बहुत पीड़ा होती है मुझे कि हम क्या दिखा रहे हैं हमारी फिल्मों में। उल्टा हमारे देश में आज भी ऐसे, अगर आप छोटे गाँव में वगैरह जाकर देखेंगे ना, तो वहाँ पर आज भी लोग मिलते ही प्रणाम करते हैं, राम राम, राम राम कैसे है वगैरह वगैरह, प्रणाम किया जाता है आज भी। पर ऐसे लोगों को हमारी फिल्मों में जगह ही नहीं मिलती। हमारी फिल्मों में बस वोक, लिबरल कैरेक्टर्स को जगह मिलती है, और ये बात बहुत पीड़ा देती है। तो अब दोस्तों आप ही मुझे बताइए कि ऐसे कैरेक्टर्स देखकर, ऐसी कहानियाँ देखकर मुझे ईर्ष्या नहीं होगी तो क्या होगी? क्या आपको ईर्ष्या नहीं हो रही है देखकर?
आपने पिछली बार कब ऐसा कोई कैरेक्टर किसी भारतीय फिल्म में देखा था, मुझे बताइए, जो अपने आदर्शों पर, मूल्यों पर, परंपराओं पर, संस्कारों पर इतना गर्व करता हो और जीवन की तरफ देखने का ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण हो, उसकी मेहनत को, पुरुषार्थ को सम्मान के साथ दिखाया गया हो, उसके संयम को, ब्रह्मचर्य को संयम सम्मान के साथ दिखाया गया हो, केवल कि लड़कियों के पीछे लट्टू होकर भाग रहा है, मुझे तो वर्जिनिटी तोड़नी है। हाँ, इतना बढ़िया आदर्श और मूल्यों पर चलने वाला कैरेक्टर आपने पिछली बार किस भारतीय फिल्म में देखा था? याद करिए। आपको याद तक नहीं आएगा, मुझे तो कम से कम याद नहीं आ रहा। हाँ, हो सकती है कोई इक्का दुक्का फिल्म आपको कहीं से याद आ भी जाए, पर ये इक्का दुक्का है ना, अपवाद है, एक्सेप्शन है। पर ज़्यादातर कोरियन ड्रामाज अगर आप देखेंगे ना, तो वहाँ पर इन बातों को लगभग मैंने जितना देखा हुआ है बहुत प्राउडली वो दिखाते हैं। बाकी दोस्तों, इस सीरीज़ के बारे में मैं कितना भी बोलते बैठूंगा तो वो कम ही है। अंत में बस मैं इतना ही कहूँगा कि इस सीरीज़ को आप अवश्य देखिए। एक बहुत फील गुड, हृदय को शांति मिलेगी यार। ऐसे पात्र जब हम अपने आंखों के सामने देखते हैं, अंदर शांति मिलती है। शुरुआत में कुछ कैरेक्टर्स 2-3 एपिसोड्स तक थोड़ा सा समय दीजिए कहानी के साथ घुलने मिलने के लिए, उसके बाद आप छोड़ नहीं पाएंगे इस सीरीज़ को। 16 एपिसोड से, जैसे कि ज़्यादातर के ड्रामाज के होते हैं, लगभग सवा घंटे के 16 एपिसोड से मैं इटालियन क्लास को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इस सीरीज़ को देख सकते हैं। कोई सेक्स, न्यूडिटी, किसिंग वगैरह के सीन हैं। किसिंग का भी बस एक या दो सीन है बस, क्योंकि पार्क सेरोनी तो वैसे भी किस किया हुआ ही नहीं है, वो भी बिल्कुल एंडिंग में है। और बाकी वैसे कोई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज या कोई बहुत वायलेंस वगैरह भी नहीं है। पूरे परिवार के साथ आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपने इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने जो बातें आपको बताई उसके बारे में आपका क्या मत है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बाद जो मुझे ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।